हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये त्रिभुज का सेशन चल रहा था यानी ट्रायंगल का, और हमने इसमें क्या किया था, एक सेशन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है, उसमें जितने भी सारे त्रिभुज के मैंने माध्यिका से लेकर के परिकेंद्र तक जो भी चीजें आती हैं वो सारा मैंने आपको डिटेल से बताया है, फिगर के साथ बताया है। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें अगर पता है तभी आप क्या होगा कि किसी त्रिभुज के क्वेश्चंस को आप टच कर पाएंगे। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप उस वीडियो को जाके एक बार जरूर देखिएगा, उसके बाद आप बहुत ही मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, इस सेशन में हम त्रिभुज के सर्वांगसम के बारे में पढ़ेंगे और इसमें क्या है कि कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस सेशंस को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आज का ये सेशन। आज का जो सेशन है वो है सर्वांगसम के ऊपर। ठीक है, सर्वांगसम का मतलब क्या है, पहले सर्वांगसम शब्द का मतलब हम जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चूंकि क्या है, जैसे मान लीजिए एक कोई ए बी रेखा है आपकी। ठीक है, ए बी रेखा खंड है। ठीक है, और सेम लंबाई की क्या है आपकी सी बी, ठीक है, या सी डी कोई रेखा है। ठीक है, यानी कि एक ए बी रेखा खंड है और उतनी ही लंबाई की क्या है, एक सी डी रेखा खंड है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इस सी डी रेखा को उठा करके ए बी के ऊपर रख दें, क्या ए बी दिखेगा? ए बी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये क्या है, ये सेम लंबाई की सी डी बी रेखा है, इसलिए क्या करेगी, ए बी को वो नहीं दिखने देगी। ठीक है, तो क्या होगा, जब एक बात, ये दोनों जब सेम लंबाई की हैं, एक दूसरे के ऊपर अगर रख रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो रेखा नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि क्या है, ये एक दूसरे के क्या है, ये सर्वांगसम है। ठीक है, ये रेखाएं क्या है, ये सर्वांगसम है। ठीक इसी तरह क्या होगा, आपके त्रिभुज में होगा। ठीक है, आपके त्रिभुज में होगा, लेकिन वहां क्या होता है, वहां आपको 3 नियम दे रखेंगे और हम तीनों नियम को बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, पहला क्या होता है आपका, पहला होता है साइड साइड साइड। ठीक है ना, और इस साइड 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 का मतलब यानी कि यस 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 का मतलब होता है इंग्लिश में साइड साइड साइड, हिंदी में उसको कहेंगे भुजा भुजा भुजा। ठीक है ना, भुजा क्या होती है, जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के जो 3 रेखाखंड होते हैं, जो उसको घेर के बनी हुई आकृति होती है, उसी रेखाखंडों को हम भुजा कहते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए, और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होगा आपका साइड एंगल साइड, तीसरा होगा आपका कि एंगल साइड एंगल। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? बस देखिए, अब हम समझने वाले हैं बात को। पहला हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई त्रिभुज दिया गया आपको। ठीक है, कोई त्रिभुज आपको दिया गया ए बी और सी। बात समझ में आई ना, ए बी सी अगर आपको दिया गया है, अगर ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, 5, तो क्या हो जाएगा आपका कि ये 5 है, 4 है, ये 3 है। अब देखिए जरा, अब सेम हम क्या कर दें, एक ऐसा ही एक और त्रिभुज बना दें। ठीक है, एक ऐसा है त्रिभुज बना दें, और ये इसको आप डी रखिएगा। ठीक है, डी, और ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ। ठीक है, इसकी भी भुजा 5, 4 और 3 रख दें। ठीक है, पहला वाला देख रहे हैं हम, त्रिभुज की ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा जो है इसके बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे तीनों भुजाएं, दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, वो साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है, वो बराबर हैं, इसलिए आपको क्या होगा, ये पहला कंडीशन लग जाएगा। यानी आप कहिएगा यहाँ पे कि जो ए बी साइड है यानी ए बी भुजा है वो डीई के बराबर है। ठीक है, और जो एसी भुजा है आपका वो डीएफ के बराबर है। ठीक है, और जो आपका बीसी भुजा है वो किसके बराबर है, तो ईएफ के बराबर है। बात समझ में आई? आई ना समझ में? बस ऐसे ही करना है। अब देखते हैं जरा ये दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरे नंबर के बारे में चलते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, साइड एंगल साइड। ठीक है ना, यानी कि किसी दो त्रिभुज में क्या हो कि दो भुजाएं बराबर हो जाए और एक कोण बराबर हो जाए। ए का मतलब होता है एंगल। ठीक है, एक कोण बराबर हो जाए तो कहेंगे वो दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या है, सर्वांगसम है। यानी कि आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो 4 है, इस 4 को हम थोड़ा सा बदल दें, कुछ और कर दें। चलिए हम इसको 6 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे डीई और यहाँ पे बीसी और यहाँ पे ईएफ, दो ही साइड में बराबर हुए। ये तीसरा साइड बराबर थोड़ी होगा, क्योंकि ये 4 है, ये 6 है।
नहीं हो रहा है बराबर। देखिए जरा, तो करेंगे क्या यहाँ पे, तो सबसे पहले आप बीच वाले को मिटा दीजिएगा क्योंकि बीच वाला बराबर नहीं हो रहा है। दो साइड आपके बराबर हो जा रहे हैं और मान लीजिए एक एंगल ये और ये यहाँ का इसका एंगल, ठीक है, ये भी आपस में क्या है, बराबर है, ये भी आपस में बराबर है। तो क्या हो जाएगा, एंगल C बराबर एंगल F, यानी कि क्या हो गया, दो साइड और एक एंगल अगर बराबर हो गया तो ये जो त्रिभुज होंगे वो आपस में सर्वांगसम होंगे, यानी कि आपका ये दूसरा कंडीशन भी क्या हो गया, फॉलो हो गया। ठीक है, चलते हैं अब तीसरे कंडीशन में। तीसरा होता है आपका एंगल साइड एंगल, यानी किसी भी दो त्रिभुज के अंदर अगर दो कोण और एक भुजा अगर आपस में बराबर हो गई वो भी क्या होगा, वो भी सर्वांगसम होगा। चलिए देखते हैं कैसे। वो कैसे होगा मेरे भाई, जैसे कि मान लीजिए ये 3 है, इसको आप मिटा करके इसको आप लिखिएगा 7 और ये लिखिएगा 8, ठीक है ना, 8 हो गई। ये जो मैं 5, 6, 7 और ये लिख रहा हूं ना, ये क्या है, ये साइड्स की लंबाई है। इसको आप 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर में भी रख सकते हैं, आप उसको सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं, जो भी आपको मन करे। यहाँ बस मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्या हुआ मेरे भाई, सबसे पहले आप देखिएगा, इसमें माना एक ये कोण बराबर हो गया और एक यहाँ पे ये कोण बराबर हो गया, ठीक है, और एक भुजा आपकी बराबर है, कौन सी, AB और यहाँ पे DE। जब एक भुजा ही बराबर है तो आपको उसमें दो कोण बराबर लेने होंगे। तो दो कोण बराबर कौन कौन सा है, एक तो आपका ये C कोण है और F के बराबर है, और एक जो है आपका कोण B जो है वो कोण E के बराबर है। यानी हमने क्या देखा, हमने देखा कि दो कोण आपस में क्या हैं, बराबर हैं, और एक भुजा आपस में बराबर है, तो भी हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज होंगे वो आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। लेकिन अगर वही समकोण त्रिभुज की बात अगर आती है, समकोण त्रिभुज की बात अगर आती है मेरे भाई, तो जरा देखिए उसके लिए क्या नियम फॉलो होगा। देखिए यहाँ पे जब दो समकोण त्रिभुज अगर आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है, आपस में क्या हो, बराबर हो, जरा देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसको आप ABC और ये हो जाएगा DE और ये हो जाएगा आपका F। तो क्या होगा इनमें, अगर जैसे मान लीजिए मैंने इसको माना 5, 4, 3, ठीक है, और इसको आप मान लीजिए 5, 4, 2, बात समझ आई। तो ये क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूं। जब भी दो समकोण त्रिभुज का, ठीक है, जब भी दो समकोण त्रिभुज के कर्ण, ठीक है, आपस में बराबर हो जाए और उनमें से जो बाकी जो दो भुजाएं हैं इन दोनों की, अगर उसमें से कोई एक भुजा अगर बराबर हो जा रही है तो हम कहेंगे वो क्या है, वो सर्वांगसम है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, कर्ण तो आपका बराबर होना चाहिए दोनों का, है क्या, कर्ण दोनों का बराबर होना चाहिए आपका, बात समझ आ रही है। और कोई एक भुजा, तो कर्ण क्या है आपका, AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, DF, ठीक है ना, AC बराबर DF। और एक भुजा कोई आपकी बराबर होनी चाहिए। अभी यहाँ पे क्या बराबर है, यहाँ बराबर है आपका AB बराबर है आपका किसके, DE के, ठीक है ना, DE के बराबर है। या ठीक है, या अगर मान लीजिए ये तो बराबर है तो हम कह देंगे क्या, यहाँ पे ये सर्वांगसम है, क्योंकि कर्ण इनके बराबर होने चाहिए, ठीक है, और कोई एक भुजा, इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा इनकी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो क्या होगा, तीसरी भुजा हो या ना हो, बस एक भुजा इन दोनों में से क्या होनी चाहिए, अगर आपस में बराबर है और कर्ण आपस में बराबर है तो आप कह सकते हैं कि ये जो क्या होंगे, ये सर्वांगसम होंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज। लेकिन क्या है ना, अभी यहाँ पे ये वाला भुजा आपका बराबर था, अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसको 6 कर दूं और इस वाले को मिटा करके 3 कर दूं, ठीक है, अब ये वाली भुजा बराबर आ गई तो भी सर्वांगसम होगा। क्यों होगा, क्योंकि कर्ण तो आपस में बराबर है ना, और इन दो भुजाओं में से क्या है, एक भुजा आपकी बराबर है ना, बताइए है कि नहीं है। तो क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे क्या होंगे, ये सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको सर्वांगसम वाला ये जो पूरा टॉपिक है ये समझ में आया होगा। और अब क्या करेंगे, हमने जितने टॉपिक पढ़ रखे हैं पीछे और आज जो पढ़ा है इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक आपका छूट रहा है इसमें समरूपता का, वो मैं क्या करूंगा, आपको जब भी उसका क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व कराऊंगा उसको मैं अलग से एक बार बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन अपना। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, अब क्वेश्चन हम सॉल्व जो करेंगे बहुत ही आसान सी तरीके से करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे, महत्वपूर्ण होंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ना, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात जो है, यहाँ पे 2 संबंधे 3 संबंधे 7 है, तो इनमें सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी। ठीक है, चलो अब एक बात बताइए, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात आपको दे रखा है, तो यहाँ पे देखिएगा जरा, जब ये 3 कोण अगर आप अलग अलग करेंगे ना, ये 2x, ठीक है,
और क्या होगा 2x और ये सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा आपका 7x। ठीक है, क्योंकि जो होता है अनुपात जो होता है वो संपूर्ण मान नहीं होता है, इसलिए क्या होता है ना, जब हम इस अनुपात से संपूर्ण मान में इसको हम तोड़ते हैं तो उसके साथ हम एक क्या करते हैं, चर राशि लेके चलते हैं, और जो एक के साथ चर राशि लेंगे ना बाकी के साथ भी हम क्या करते हैं, वही चर राशि लेके चलते हैं। यानी कि हमने 2 के साथ एक से चर राशि लिया हमने, ठीक है, तो बाकी के साथ भी हमने क्या लिया है, 1 से ही चर राशि लिया है। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि किसी त्रिभुज के अंदर, ठीक है, किसी त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। यानी ये 3 कोण है, इसमें क्या होगा, इनका जो योग होगा वो कितना होगा, इनका जो योग होगा वो हो जाएगा आपका 180 के बराबर। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो जरा इसको हल करिएगा, कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 12x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा आपका 180। बात समझ आई, ये हो जाएगा 12 कम 12 और 12 25 60, यानी कि x बराबर आपका हो गया 15। यानी x बराबर 15 निकला। तो सबसे बड़े कोण की माप पूछा है, सबसे बड़ा कोण यही है ना, तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, यानी कि 7x बराबर हो जाएगा 7 गुणे 15 बराबर आपका कितना होगा, तो 105 हो जाएगा। और यही क्या है, सबसे बड़े कोण की माप है। बात समझ में आई। अगर आपसे यही पूछता सबसे छोटे कोण की माप बताइए, तो सबसे छोटा कोण ये है। ठीक है, यानी कि 2x, और आप 2x के जगह क्या रखते हैं, 2x बराबर क्या करना था आपको, बस 2 गुणे 15 करते तो आ जाता आपका 30। ठीक है ना, 30 अंश निकल के आता। यानी कि अगर आपको इस तरह से अगर बड़ा कोण, अगर आप छोटा कोण पूछे तो आप बहुत ही आसान तरीके से क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन हमारा, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है ना, किसी त्रिभुज एबीसी में यदि क्या है कि 2 एंगल ए बराबर 3 एंगल बी बराबर 4 एंगल सी हो, तो क्या होगा, एंगल ए संबंध एंगल बी संबंध एंगल सी का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए हम पहले त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे त्रिभुज आपका दे रखा है, ठीक है, क्या, ए बी और सी उसने कहा है ना। अब जो कह रहा है आपका अनुपात के रूप में दिया है, तो सबसे पहले अनुपात में हम क्या करेंगे, एक बार इसको लेंगे और एक बार इनको दोनों को लेंगे। ठीक है, तब जाके हल करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे दिया है ना 2 और ये इंटू क्या है, एंगल ए बराबर 3 एंगल क्या हो जाएगा बी। और आप जानते हैं जब इन दोनों का अगर अलग से हम अनुपात निकालेंगे, एंगल ए अनुपात एंगल बी अगर निकालेंगे, तो जो एंगल बी का मान होता है वो एंगल ए का होता है। यानी कि एंगल बी का जो गुणांक होगा वो एंगल ए का मान होगा, अनुपात और क्या होगा, एंगल ए का गुणांक जो होगा एंगल बी का मान होगा। ठीक है, वैसे ही आप क्या करिएगा, यहाँ पे अब इन दोनों को लीजिएगा बराबर, तो 3 एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, 4 एंगल सी। यानी कि अब अगर आप एंगल बी अनुपात अगर एंगल सी निकालना चाहेंगे, एंगल सी का जो गुणांक होगा एंगल बी का हो जाएगा, और एंगल बी का जो गुणांक है वो एंगल सी का मान हो जाएगा। यानी इनका हमें अनुपात मिल गया है। क्योंकि ये मैंने कहां से किया है, अगर आप अनुपात नहीं जानते हैं, अनुपात के बारे में थोड़ा सा आपको दिक्कत है, तो आप हमारा जाके अनुपात का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा मैंने आपको बेसिक से बताया अनुपात। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अब करना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी जब आप निकालिएगा तो क्या होगा, इस ए के सामने कितना है, 3 है, बी के सामने क्या है, बी का क्या था आपका 2 था, तो बी का 2 रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अगले में जब आइएगा ना, तो बी का कितना था, 4 था, चलिए 4 आ गया हमने। और यहाँ पे जो सी है वो सी का कितना था, 3 था। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, ये जो स्थान खाली है 2 ना, ये स्थान जब खाली है ना तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ये 2 को ही क्या करते हैं, हम आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, और यहाँ पे इस 4 को आगे बढ़ा देंगे तो 4 यहाँ पे लिख देंगे, और करते क्या है, हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। यानी कि 3 दूना हो जाएगा 6, 4 दूना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, और ये अनुपात में निकला। अगर आप क्या करिएगा, इसमें 2 से अगर भाग दीजिएगा ना तो हो जाएगा कितना, 2 छके 12, 2 चौके 8, और ये कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। यानी कि जो आपका निकला कि ए अनुपात बी अनुपात जो सी का मान हुआ वो कितना हुआ, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आई। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछता है, और ये ही सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इससे ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है। ठीक है, तो जल्दी से आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न।
चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही लाजवाब तरीके से करेंगे। देखिए क्या है, कह रहा है ना, किसी त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 40 अंश तथा एंगल बी माइनस एंगल सी बराबर 10 अंश हो तो एंगल बी का मान आप क्या होगा। ठीक है, देखिए जरा बहुत ही लाजवाब तरीके से करना है। चूंकि मानिए ना कि एंगल ए जो है, ठीक है ना, एंगल ए बराबर क्या मान लीजिए आप, कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने आर मान लिया। ठीक है, एंगल ए बराबर आर मान लिया। अगर आप आर यहां रखिएगा ना, यहाँ पे अगर आप आर रखिएगा तो आर बराबर क्या होगा, आर माइनस हो जाएगा एंगल बी बराबर क्या होगा 40, या इसको अगर उधर लेके जाएंगे तो एंगल बी बराबर हो जाएगा कि आर माइनस 40। बात समझ में आई, एंगल बी का भी मान आपका पता चल गया। अब जो है एंगल सी में आप रखिएगा एंगल बी का मान। ठीक है, इस एंगल बी का मान एंगल सी में रख दीजिए, यानी एंगल बी का मान जब आप रखिएगा तो हो जाएगा कि आर माइनस 40 माइनस एंगल सी बराबर 10। इस 10 को जब आप इधर लेके आइएगा और इसको इधर लेके जाइए, ये जगह एंगल सी बराबर आर माइनस, ये यहाँ पे माइनस 10, यहाँ पे माइनस 40 है और ये प्लस 10 अब इधर आएगा तो माइनस 10 होगा, और माइनस 10 माइनस 40 मिलकर जुटेगा तो माइनस 50 हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ, एंगल ए का मान आर निकला, एंगल बी का मान आपका कितना निकला, आर माइनस 40 निकला, एंगल सी का मान कितना निकला, आर माइनस 50 निकला। जरा एक बात बताइए कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, वो 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज का तीनों कोण, ठीक है, यानी कि ए कोण और एक कोण बी है और ये कोण जो है आपका सी, इन तीनों को अगर आप जोड़िएगा तो 180 के बराबर होगा। यानी कहते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 के बराबर होगा ना। जरा एक बात बताइए, एक हमने क्या माना था, आर माना था, उसी आधार पर हमने बी क्या हुआ, यहाँ पे आर माइनस 40 आ गया, उसी आधार पे सी क्या है हमारा, तो आर माइनस 50 आ गया और बराबर 180। बात समझ में आई। देखिए करना कुछ नहीं है, ये आर कितने आर हो गए, 3 आर हो गए। ठीक है, और ये 40 और ये 90 हो जाएगा ना, 90 और ये जो 90 है जब उस साइड में जाएंगे, 90 जो है आपका उस साइड में जाएगा तो 270 हो जाएगा। क्यों 270 होगा, क्योंकि माइनस 90 जब उधर जाएगा तो प्लस 90 होगा, और 180 प्लस 90 बराबर हो जाएगा 270, 3 9 27 हो जाएगा आपका। ठीक है, 90, यानी आर बराबर कितना निकला, तो 90 निकला। ठीक है, आर बराबर जब आपका 90 निकला मेरे भाई, बस कुछ नहीं करना है, इस आर का मान ले जाके बी वाले में रख दीजिए। बी का मान कितना था, तो बी जो एंगल बी था ना वो कितना था आपका, जहां देखिए यहाँ पे एंगल बी बराबर था आपका आर माइनस 40, इसलिए आर का मान हो जाएगा 90 माइनस 40 बराबर हो जाएगा आपका 50 अंश। एंगल बी का मान निकल गया आपका 50 अंश। ठीक है, बहुत ही लाजवाब तरीके से इसको करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से, जिससे कि इसका आंसर क्या होगा, बस आपको थोड़े ही स्टेप करने पड़ेंगे, आपका आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन हमारा, और अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या है ना, एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग आपको 116 अंश तथा अंतर जो दिया उनका वो 24 अंश है। तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप क्या होगा। ठीक है, इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप क्या होगा, चलिए देखते हैं जरा। क्योंकि आप जानते हैं कोई अगर त्रिभुज आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए और ये बी और ये सी, ठीक है ना, तो इन तीनों त्रिभुजों के जो कोणों का योग होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर वो 180 होता है, यानी तीनों कोणों के योग 180 होता है। ये तो पहले से हमें पता है, लेकिन आपसे कह रहा है ना कि 2 कोणों का योग आपको पता है ए प्लस बी बराबर 116 अंश, ठीक है ना, और आपको ये अंतर जो दिया है ना, ये अंतर है ए माइनस बी बराबर 24 अंश। बात समझ में आ रही है। लेकिन आपसे तीसरा कोण पूछ रहा है, ठीक है, तीसरा कोण पूछ रहा है कितना है, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो बस आपको उलझाने के लिए दिया है। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, तीसरा कोण यहीं से डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि ए प्लस बी का मान जो है हमारा, 2 कोणों का मान यहाँ पे 116 मिल रहा है, यानी 116 आप रखिएगा और ये प्लस सी बराबर 180, यानी कि ये इधर जाएगा ना तो माइनस में हो जाएगा, सी बराबर 180 माइनस 116, या आप कह सकते हैं ये हो जाएगा 4 और ये आपका 7 1 6 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6, यानी कि 64 अंश, यानी कि सी बराबर कितना निकला, सी बराबर हो जाएगा आपका 64 अंश, और ये 64 अंश ये क्या होगा, आपका तीसरा कोण होगा। ठीक है, तो फटाफट आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और चूंकि क्या है कि दोस्तों आज का हमारा सेशन कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एक छोटा सा प्रयास रहता है कि जिससे कि आपको सारी चीजें बेसिक से समझ में आए। और मैं ये जो त्रिभुज का सेशन है बेसिक से एडवांस की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूं कि आप भी जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से जितना भी देखिए उसको अपने अंदर क्या करिए, ग्रहण करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना रहने देता हूं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।